हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो आज हम उस सीरीज को वापस लेके आ गए हैं। आज हमारा 30th लेक्चर है, हम 30th लेक्चर पे आ गए हैं। बट अब मैं आपको बता दूं, अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो थोड़े इजी थे, इसलिए कट ऑफ आप देख रहे होंगे 7, 8, 9 के अराउंड रहता था। अब से क्वेश्चन से डिफिकल्ट होंगे, तो आप रेडी हो जाइए डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इस बार का कट ऑफ सिर्फ 4 मार्क्स है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे तो आप ये क्लियर कर लेंगे। तो इसका मतलब अब क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। तो चलिए, आज से हमारी डिफिकल्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन 4 क्वेश्चंस क्वालिफाई कर पाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे है, एक इंपॉर्टेंट मैंने फोर्स का नाम लिखा है, दैट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। ओके, रिसेंटली न्यूज में भी रही थी। तो मैंने आपसे पूछा, ये जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स है, ये किस चीज से एसोसिएटेड है? ऑप्शन है नाटो, सेकेंड है एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा, ओआईसी, नेक्स्ट है आईएमसीटीसी। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स किससे रिलेटेड है? तो अगर आपने सुना होगा तो इट वुड बी इजी, वरना टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं, नाटो है। याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स है, इसको 2001 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपने सुना होगा, यूएन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसने 2001 में स्टैब्लिश किया था। ओके, और इसका टारगेट क्या था, मतलब इस फोर्स का एजेंडा क्या था, वो मैं आपको बता देता हूं कि इसका मेन एजेंडा था अफगानिस्तान के लिए, मतलब इट्स मेन पर्पस टू ट्रेन अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स। जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है उसको ट्रेनिंग देने का था। ओके, फिर देन असिस्ट करने के लिए था कि जो की बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस है अफगानिस्तान में, उसको बिल्डअप किया जाए। प्लस ये एंगेज भी हो गई थी वॉर में, याद रखिएगा, अफगानिस्तान में ही विद अगेंस्ट तालिबान। तो यही फोर्स ने तालिबान के अगेंस्ट भी वॉर लड़ा था। तो याद रखिएगा, इसको 2001 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टैब्लिश किया था। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, पहली चीज नाटो जो है, ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो कब स्टैब्लिश हुआ और नाटो का हेडक्वार्टर क्या है, ये तीनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, एंड द सेकेंड थिंग आपको मुझे ये भी बताना है कि जब हम नाटो की बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको स्टैब्लिश किया 2001 में। तो उन्होंने किस एग्रीमेंट के अंदर, 2001 में वो एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर ये फोर्स जो थी, ठीक है, जो अभी हमने देखा आईएसएफ, ये फोर्स को स्टैब्लिश किया था, उस एग्रीमेंट का भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको नहीं पता, आप नेट में सर्च करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन, मैंने आपको बताया आज का कट ऑफ डिफिकल्ट होगा, तो हैरान रहने की कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन भी सही होते तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बट टिपिकल क्वेश्चन है। मैंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू जर्मनी, कौन सी रिवर जर्मनी से फ्लो करती है? अब ऑप्शंस आप देख रहे हैं, अगर आपको वर्ल्ड मैप क्लियर होगा, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी यूरोप की होगी एटलीस्ट, देन इट वुड बी इजी, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा। रिवर है डानुबे, ऑडर और एल्बे रिवर। कौन सी रिवर, याद रखिएगा, फ्लो थ्रू जर्मनी, जर्मनी से फ्लो करती है? 3 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अगर आपको पता हो रिवर्स के बारे में, यूरोप की रिवर्स, तो इट वुड बी इजी, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा, इफ यू नो। नहीं पता इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। रिमेंबर ऑल द 3 रिवर्स, रिमेंबर इट रिवर्स फ्लो थ्रू जर्मनी। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये तीनों रिवर्स जो है, नहीं पता था कोई बात नहीं, ये तीनों रिवर्स फॉल डाउन कहां होती है, मतलब ये फाइनली गिरती कहां पर है जाकर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला डैनुबे, दूसरा ऑडर और तीसरा एल्बे रिवर। इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जर्मनी में फ्लो करती हैं ये। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। यहां पर देखिए, मैंने हर बार नेशनल पार्क पूछता था जो आसान होता था, बट इस बार मैंने एक ऑर्चिड सेंचुरी पूछी है जिसका नाम है सिसा ऑर्चिड सेंचुरी। ओके, अब इसकी लोकेशन कहां है, इस बार मैंने ये पूछ लिया। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। अगेन इफ यू हैव नॉट लिसन, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ नॉलेज मिले, दैट इज मच बेटर। ओके, इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज बी, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, दिस सिसा ऑर्चिड सेंचुरी न्यूज में थी अभी, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहां पर रखा हुआ है। इट इज याद रखिए लोकेटेड वेयर, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फोर्थ पॉलिटी से, बट पॉलिटी से ही मैंने टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। क्वेश्चन मैंने पूछा है नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं, उससे विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स दिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन से कि इट इज एक्सक्लूसिवली मेंशन अंडर आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75 में मेंशन किया हुआ है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, इसको फर्स्ट टाइम, नो कॉन्फिडेंस मोशन को फर्स्ट टाइम जेपी कृपलानी ने यूज किया था, फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा, इन 1971
ऐसा लिखा हुआ है, अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट 1971 में फर्स्ट टाइम जेपी कृपलानी ने यूज किया था। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत पूछती है, ओके, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। पहला पता भी होगा तो सेकंड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज डी, याद रखिएगा, नाइदर वन नॉर टू। कहने का मतलब आर्टिकल 75 में इट इज नॉट मेंशन्ड, याद रखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली तो मेंशन ही नहीं है ना। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, जेपी कृपलानी, यस ही वाज द फर्स्ट पर्सन to move no confidence motion but against Jawaharlal Nehru in 1963 because of India China war। India China एक्चुअली न्यूज में है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया है। तो इंडिया चाइना वॉर के टाइम पर 1963 में उन्होंने नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट 1963 में मूव किया था, नॉट अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाता है डी, नाइदर वन और टू। ओके, तो आप समझ जाओगे मैंने क्यों क्वेश्चन उठाया, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी। ओके, यहां पर मेंशन, आप इसको वैसे भी आपको लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल सकती है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी पीडीएफ भी आप गेन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं। अगेन अ टिपिकल करंट अफेयर क्वेश्चन, अ ट्राइलेटरल ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। अभी तक मैं जितनी भी एक्सरसाइज पूछता था वो इंडिया से रिलेटेड होती थी मे बी, बट इस बार मैंने जो एक्सरसाइज पूछा उसका नाम है मेराइन सिक्योरिटी बेल्ट। तो क्या ये मैंने मेराइन सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज कभी बताई है आपको? नहीं बताई है, तो आपको बताना है ये किसके बीच में कंडक्ट हुई। ऑप्शन है यूएसए इंडिया थाईलैंड, ईरान रशिया चाइना, इंडिया मलेशिया एंड थाईलैंड, ईरान इराक एंड सऊदी अरेबिया। तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। इफ यू डोंट नो कोई बात नहीं, देखो ऐसी एक्सरसाइज होती रहती है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज बी, याद रखिएगा, ईरान, okay, then Russia and then China। okay, China again it is in news, that's why we have again pick up the question। China related questions आ सकते हैं एग्जाम में, okay, क्योंकि चाइना न्यूज में है। तो द करेक्ट आंसर ईरान रशिया एंड चाइना। तो याद रखिए, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। याद रखिए ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज में ईरान है और वर्ल्ड के दो मेजर पावर्स हैं, दैट इज रशिया एंड चाइना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन रिलेटेड टू पॉलिटी, बट अगेन मैंने एक टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। मे बी दिस क्वेश्चन कुड कम इन यूपीएससी दिस ईयर, ओके, क्योंकि न्यूज में रहे हैं एंग्लो इंडियन। ओके, रिसेंटली 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिससे एंग्लो इंडियन को जो रिप्रेजेंटेशन मिलता था, हर बार 2 एंग्लो इंडियन, आपने सुना होगा लोकसभा में उनकी सीट रहती थी, वो हटा दी गई। ओके, तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 स्टेटमेंट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड of the caste or tribes which are to be called as scheduled caste or scheduled tribe। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कि किसको हम शेड्यूल्ड कास्ट और किसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहेंगे, रिमेंबर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया हुआ है कि हु आर द पर्सन हु बिलोंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाइड है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इनमें से बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज न्यूज, मैंने यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर टिपिकल घुमा दिया आपको। याद रखिएगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी न्यूज में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं बी है, दैट इज 2 ओनली। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यस इट इज डिफाइंड कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, रिमेंबर। बट यहां पर ये चीज मेंशन नहीं है कि whom we are going to call as scheduled caste और scheduled tribe, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज 2 ओनली। रिमेंबर, अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा से भी हट गया है, इवन विधानसभा से भी इनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो हटा दिया गया है। ओके, जिसको नहीं पता था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 जरूर देखिए आप, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 2 ओनली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पॉलिटी से लिया है, बट अगेन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी से विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, पहला स्टेटमेंट है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना इज अ फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाती है, इट इज लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा होगा, ओके, दैट वुड बी इजी क्वेश्चन। नहीं भी पढ़ा होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बता दूं करेक्ट है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी यस इट कम्स अंडर अ फंडामेंटल राइट। ओके, आपको मुझे बताना है किस आर्टिकल के अंदर ये फंडामेंटल राइट आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, दूसरा आपको बताना है इट इज ऑल्सो, रिमेंबर, इट इज ऑल्सो कम्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है डीपीएसपी में कहां मेंशन है। ओके, एंड थर्ड थिंग,
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्पेशल अलग से पार्ट मेंशन है, आपको मुझे बताना है किस पार्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन है, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी डील करता है और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये सब स्टेटस, पार्ट, आर्टिकल ये सब मिला है। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन कुट का कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये भी आपको याद रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट सब्जेक्ट है, रिमेंबर। ओके, तो यस, सेकंड पॉइंट इसका करेक्ट है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाती है, रिमेंबर। सो इसका आंसर है दैट इज सी, बोथ 1 and 2। तो रिमेंबर सी इज द आंसर। बट जो मैंने आपको बताया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्वेश्चन देख लिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं साइक्लोन आ रहा है, अर्थक्वेक की बातें हो रही हैं, तो क्वेश्चन रिलेट हो जाता है, यूपीएससी से रिलेटेड हो सकता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज एनडीएमए से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। तो मैंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि एनडीएमए वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स के अंदर ये वर्क करती है, पहला क्वेश्चन है। इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है एनडीएमए का, वो होम मिनिस्टर है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है द फंक्शन ऑफ एनडीएमए इंक्लूड लेइंग डाउन द पॉलिसीज इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब ये पॉलिसीज को ले डाउन करती है डिजास्टर मैनेजमेंट में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ओके, तो अथॉरिटी, ठीक है। तो आपको मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताना है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है जिसने इस अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया है, ये किस ईयर में आया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्ट किस ईयर में आया था। आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या ऑल ऑफ द अबव। रिमेंबर, आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा। याद रखिए, यस इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, किसी को आइडिया होगा तो एनडीएमए का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो होम मिनिस्टर नहीं है। सेकंड, अगर मैं कट करता हूं तो देखिए मेरे डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो दिस कुड बी एन इजी क्वेश्चन, दैट इज आंसर इज बी। तो इट लेज डाउन द पॉलिसी। तो देखिए मैंने एलिमिनेट मेथड से आंसर निकाल लिया, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। ओके, कोई भी आप एग्जाम दे रहे होंगे एनडीएमए से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क की बात करते हैं, मेरे फ्रेंड ने सार्क से क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट द पार्ट, रिमेंबर नॉट द पार्ट ऑफ रीजनल नेटवर्क ऑफ साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं साविन, SAWEN। याद रखिए, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क की कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। रिमेंबर, ऑप्शंस आपके सामने, अफगानिस्तान, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान या तो थाईलैंड। रिमेंबर, तो 5 कंट्रीज मैंने पूछी हैं। जिसने नहीं पढ़ा है साविन के बारे में पढ़ ले, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क से रिलेटेड ये बॉडी है जो साउथ एशिया की बॉडी है। ओके, तो कौन इसका मेंबर नहीं है, आपको ऑप्शंस दिए हुए 1 2 5 3 5 1 2 3 5 या 1 2 3 4 5, सारे नहीं है मेंबर्स। तो आपको मुझे बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के फेवरेट रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज बी 3 and 5, दैट इज म्यांमार इसका मेंबर नहीं है एंड थाईलैंड इसका मेंबर नहीं है। हिंट दे देता हूं, आपको सार्क के बारे में पता होगा। ठीक है, सार्क में कितनी कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज हैं। जो सार्क के मेंबर्स हैं वही साविन के मेंबर्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। तो इसमें से म्यांमार और थाईलैंड आपको पता है सार्क के मेंबर्स नहीं है, तो आंसर 3 and 5 है। तो देख लिए, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क जो है एक रीजनल नेटवर्क है विच कंप्राइज ऑफ 8 कंट्रीज, और 8 कंट्रीज हम देख लेते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये कंट्रीज आपने सुनी होंगी ऑलरेडी। याद रखिए, इट इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट सपोर्ट बॉडी है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सपोर्ट बॉडी बनाई गई है साउथ एशिया के लिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इजी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपको पता होगा इंप्लीमेंट हुई थी, वॉज इंप्लीमेंटेड अंडर, किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश हुई थी। ऑप्शंस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो किस एक्ट, याद रखिए, किसने एस्टैब्लिश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई थिंक यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर। यस, इट्स करेक्ट आंसर इज कैबिनेट मिशन 1946। आपको मुझे बताना है कैबिनेट मिशन को हेड किसने किया था एंड विच आर हु हेडेड द कैबिनेट मिशन एंड 2 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन। याद है, टोटल 3 मेंबर्स थे, एक तो हेड किया वो आप बताओगे और 2 अदर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली आपने सुना होगा, कैबिनेट मिशन ने इसको स्टैब्लिश किया था 1946 में। ओके, सो वी हैव डन द 10 क्वेश्चंस, बट आपने देखे होंगे आज के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे। कोई बात नहीं, आपको देखो क्वेश्चन से कुछ सीखने मिलता है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। हमारा टारगेट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हम आपको जो क्वेश्चन कराएं आपको कुछ नया सीखने को मिले और आपकी नॉलेज में वो अपडेट हो जाए और एग्जाम में वो आ जाए तो वो क्वेश्चन आपको बन जाए जो किसी को ना बने। यही सीरीज का हमारा एम है। तो अब से हम क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लाएंगे, आप तैयार रहिए उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए। कोई बात नहीं, कट ऑफ 4 मार्क्स है, नहीं आ रहे हैं 4 मार्क्स भी, स्टिल कोई नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में ऑलरेडी बता चुका हूं डिफिकल्ट है। आपका टारगेट है कि आप कुछ नॉलेज जरूर गेन करें इस 10 AM की डेली सीरीज से, ठीक है। किसी को पीडीएफ चाहिए हो, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टेलीग्राम के लिंक से आप नीचे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप चैनल को हमारे ज्वाइन करें टेलीग्राम के, यू विल गेट द पीडीएफ। प्लस दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये ऐसा इनिशिएटिव जिसमें हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस ला रहे हैं इसमें मजा आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए सर हाँ आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस और लाइए, हम रेडी हैं और हमें कुछ नॉलेज गेन करनी है तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक जरूर कर दीजिए इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियो, क्योंकि देखिए आप लाइक करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रिस्पॉन्स की वजह से ही ये सीरीज इतनी इफेक्टिव हो रही है। सो डू रिप्लाई एंड डू कमेंट। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।